Welcome back students to my channel Preview Classes. Today we are going to discuss the chapter permutation and combination, under which we are going to discuss about the permutations. Let's begin the chapter. Permutation क्या होता है? अगर एक एग्जांपल से समझें, अगर 3 डिजिट लें 1, 2, 3 और तीनों में से तीनों डिजिट आपको लेना है, जैसे भी आप लेना चाहें, तो क्या क्या बनेगा? आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 2 1 3 ले लिया, 2 3 1 ले लिया, 3 1 2 ले लिया, 3 2 1 ले लिया। यहाँ क्या देख रहे हैं? 3 डिजिट में से 3 डिजिट चुनने का 6 पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसके ऑर्डर को अगर बदलेंगे तो जो नंबर फॉर्म होगा वो कम्प्लीटली अलग होगा। और जब भी ऐसा केस होता है जहाँ ऑर्डर को बदलने पर रीअरेंजमेंट के बाद कोई नया सब्सटेंसेस बनता है तो ये परमुटेशन का केस होता है। तो अगर आप डिफिनेशन को बोर्ड पर देखें तो परमुटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन वन और सम और ऑल एट ए टाइम। डिफिनेशन से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता, हम इसी एग्जांपल्स को क्लियरफाई करने की कोशिश करते हैं, तभी डिफिनेशन आपको समझ में आएगा। जैसे आपने 3 डिजिट लिया 1 2 3, अगर मैं बोलूं कि आप सिर्फ उसमें से एक डिजिट को चुन सकते हैं तो आप कितना डिजिट बना सकते हैं? आप कहेंगे सर एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 3 बनेगा। फिर मैं बोलूँ कि आप एक काम कीजिए, इन तीनों डिजिट में से किसी 2 डिजिट को चुनिए, तब क्या क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे सर 1 2 लूँगा तो 12 बनेगा, 2 1 लूँगा तो 21 बनेगा, 2 3 लूँगा तो 23 होगा, 3 2 का 32 हो जाएगा, 3 1 लूँगा तो 32 हो जाएगा, 1 3 लूँगा 13 हो जाएगा। इस ढंग से आप बोलोगे सर फिर से 6 नंबर बनेगा, और 3 डिजिट लूँगा तो ये ऑलरेडी करके दिखाया हुआ है। इसी को बोलते हैं, अगर बोल बोलेंगे कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ, जैसे ये देखिए अरेंजमेंट किया, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी तीनों ऑब्जेक्ट हमारा टेकन 1, यहाँ 1 लिया तो 1 2 3 बना, टेकन 2 2, टेकन सम यानी कोई भी सम, और या टेकन ऑल एट ए टाइम, 3 का तीनों ले लिया, तो जो अरेंजमेंट होता है वही परमुटेशन होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके अंतर्गत हम लोग 2 प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। क्या होता है पहले हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि एक हॉल है, हॉल में इंटर करने का 2 रास्ता और एग्जिट करने का 3 रास्ता है, और आपसे पूछा गया कि आप कितने तरीक़ा से हॉल के अंदर घुस के बाहर निकल सकते हैं। तो आप बोलिएगा, इसको हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं ए बी सी से, कि सर 1 से घुसूँगा और ए से निकलूँगा यानी 1A, 1 से घुसूँगा बी से निकलूँगा 1B, 1 से घुसूँगा सी से 1C। ठीक उसी ढंग से 2 के लिए भी होगा, यानी 2A 2B 2C। अगर इसी काम को अगर बड़ा रहे और बार बार करना पड़े टोटल नंबर ऑफ वेज जानने के लिए तो बहुत टाइम टेकन होगा। इसी काम को आसान बनाने के लिए प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन बताया गया। वो क्या बोल रहा है कि घुसने वाले को आप एक काम मानिए तो टोटल कितना वेज है काम करने का? 2 तरीका, और निकलने को अगर आप दूसरा काम मानिए तो निकलने का कितना तरीका? 3 है। और चूंकि दोनों काम को एक साथ परफॉर्म करना, यानी जब घुसिएगा तभी निकल सकते हैं, डायरेक्ट तो निकल नहीं सकते हैं, तो दोनों काम परफॉर्म जो होगा एक साथ होगा, तो वो करने का तरीका हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6 वेज। इसी को बोर्ड में दिया गया है कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक्ट्स एज ए टूल दैट हेल्प्स इन काउंटिंग द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ परफॉर्मिंग ए टास्क विदाउट मैनुअली काउंटिंग इट। Under the fundamental principle of counting, mainly 2 principles exist: principle of multiplication, principle of addition। और principle of multiplication में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि it states that if work P can be done in m ways, and मान लीजिए P है m ways है और ये Q है n ways है, तो वही लिखा हुआ है Q can be done in n ways, and if there is another task R that could be done only when both P and Q are done, the number of ways of doing the task R is m × n। यानी ये एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ गए कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे काम को काफ़ी आसान कर देता है। चलिए हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में अगर इसी एग्जाम्पल में बात करें कि अगर आप इसके अंदर बैठे हुए हैं और ये भी निकलने का रास्ता, ये भी निकल सकते हैं आप, तो आप कितने तरीक़ा से निकल सकते हैं? तो आप बोलेगा सर अगर लेफ़्ट वाला दरवाज़ा क्या पकड़े तो 2 तरीका हो सकता है, और राइट वाला दरवाज़ा पकड़े तो 3 तरीका हो सकता है। अब आप क्या देख रहे हैं कि निकलने के लिए या तो आपको लेफ़्ट पकड़ना पड़ेगा या तो राइट वाला, दोनों तो एक साथ नहीं कर सकते हैं। यानी इस केस में क्या होगा, दोनों वर्क, यानी जो तीसरा वर्क होगा दोनों वर्क पर डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी एक वर्क होगा तो तीसरा वर्क हो सकता है। तो इसका मतलब है अगर टोटल नंबर ऑफ वेज बोले तो लेफ्ट
से निकलने का और राइट से निकलने का जोड़ देंगे तो m प्लस यानी 2 + 3 हो जाएगा, तो ये 5 वेज हो जाएगा। इसी को अगर हम लोग बोर्ड पर देखें तो थ्योरी स्टेट करता है कि इट स्टेटेड दैट if a work P can be done in m ways and another work Q can be done in n ways, and if there is another task R that could be done only when either of the P and Q is done mutually exclusive, इस टर्म को मैं समझाऊंगा अभी, then number of ways of doing the task R is m + n। और एग्जाम्पल तो ये बताया गया है। एक वर्ड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या उसको भी समझाते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वैसा दो वर्क होता है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, इंडिविजुअली आपको कर सकते हैं, सिर्फ इतना है, इतना सही मीनिंग है। जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में कहा था कि इंटर करेंगे तभी निकलेंगे, तो वहाँ केस था कि दोनों काम को एक साथ परफॉर्म करना था, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं था क्योंकि डिपेंडेंट था। लेकिन यहाँ पर या तो ये परफॉर्म होगा निकलने का या तो ये परफॉर्म होगा, इसलिए दोनों में से कोई एक होगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे जो भी परमुटेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं उसके कैलकुलेशन को समझने के लिए हम लोग को फैक्टोरियल नोटेशन को समझना होगा। चलिए समझते हैं कि फैक्टोरियल क्या है। अगर एक एग्जाम्पल को देखें तो किसी भी नेचुरल नंबर, सपोज कीजिए 5 ही है, उसको अगर प्रोडक्ट के रूप में डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएं 1 तक, तो इसी डाटा को कंडेंस फॉर्म में हम लोग फैक्टोरियल 5 रिप्रेजेंट करते हैं। इसको दो तरीक़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी फैक्टोरियल जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नेचुरल नंबर डिसेंडिंग अप टू 1। अगर इसमें कुछ थ्योरी को हम लोग डेवलप करें तो आसानी से हम लोग देख करके समझ सकते हैं। सपोज कि इसी को वापस लिखते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब अगर 5 को नहीं देखें तो रूल के अनुसार मैंने बताया था किसी भी नेचुरल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर 1 तक जाना है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो वो फैक्टोरियल होगा। इसका मतलब यहाँ तक फैक्टोरियल 4 कहलाएगा, तो फैक्टोरियल 4 कहलाया। लेकिन ये तो 5 बच गया मल्टीप्लाई में, तो 5 ही हो गया। अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ दें, चूँकि दोनों का लेफ्ट पार्ट सेम है, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5 = 5 × फैक्टोरियल 4। इसका क्या मतलब है कि एक नोटेशन पहले समझा हम लोगों ने, फिर उसमें थ्योरी हम लोगों ने डेवलप किया कि अगर किसी भी फैक्टोरियल फॉर्म से एक डिजिट निकाला जाए तो फैक्टोरियल के अंदर एक डिजिट घट जाता है। इसका मतलब है, इसी को जनरलाइज कर लें, अगर n तक जाइए यानी n × n - 1 इस ढंग से घटते हुए 1 तक जाए तो फैक्टोरियल n कहलाएगा। और अगर यहाँ तक लें तो वो फैक्टोरियल n - 1 होगा और n बच जाएगा। इसका मतलब है कि फैक्टोरियल n में से अगर n निकाला जाए तो n - 1 हो जाएगा। इस ढंग से ये थ्योरी डेवलप हो गया। बोर्ड पर भी वही लिखा हुआ है, 1 by 1 आपको स्टेप दिया हुआ है जो मैंने बताया था, आप पढ़ सकते हो उसे। उसके बाद होता है इससे रिलेटेड दो टर्म्स को और समझ लेते हैं कि अगर दो फैक्टोरियल साइन को डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आएगा। सपोज कीजिए कि फैक्टोरियल n है और फैक्टोरियल r है, तो अगर आप इसको वापस कन्वर्ट करते हो तो कहीं ना कहीं r+1 से भेंट होगा, r - 1 और इस ढंग से 3 to 1। फिर r भी कोई एक नंबर है तो r को आप जो है कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी होगा 1 तक में। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि r n से छोटा हो। उसके बाद आप क्या देख रहे हो, ये r - 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो आप आसानी से इसको काट सकते हो। तो जो रिजल्ट बचेगा वो होगा n - 1 n - 2 और ये r+1। इस ढंग से आपको रिजल्ट आया फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r का। कि आप यहाँ ध्यान दोगे ये n से डिसेंडिंग ऑर्डर में गया है और जो नंबर नीचे का उससे एक ज़्यादा पर ख़त्म हो गया है। इसको और एक एग्जांपल से हम लोग कंफर्म करते हैं। सपोज कीजिए कि n को n - r से डिवाइड करते हैं, जहाँ n - r ऑब्वियसली n से छोटा होगा। तो आपको करना क्या है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ये जाएगा और अगर इसी को अगर हम लोग करें तो ये भी 1 तक जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक सारा चीज़ कट जाएगा, जो रिजल्ट बचेगा वो होगा n - 1 n - 2 n - r+1। यहाँ आप देखेंगे ध्यान से तो फिर वही है, n डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना चालू करता है, लेकिन जो नीचे में है उससे एक ज़्यादा पर ख़त्म हो जाता है। इस थ्योरी का इस्तेमाल करके हम लोग टाइम बचा सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर फैक्टोरियल 7 को फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करना है, एक तरीका क्या है कि आप 7 को एक्सपेंड करें 1 तक, फिर 4 को एक्सपेंड, फिर काटे जो रिजल्ट आएगा वो लिखें। लेकिन यहाँ पर आप पहले देख चुके कि ये अगर छोटा हो तो ये डिसेंडिंग होगा,
इससे एक डिजिट बड़ा तक, इसका मतलब है 7, 6 और 4 से एक बड़ा 5 है, तो कटने के बाद यही रिजल्ट होगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे बच्चों हम कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम को कैसे लिखेंगे और कैसे उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर बोर्ड पर देखें तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है एन पी आर, यानी परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। इसको और भी तरीका से लिख सकते हैं हम लोग, एन आर लिख सकते हैं या एन आर लिख सकते हैं या पी एन आर लिख सकते हैं या पी एन बाय एन आर लिख सकते हैं। मोस्ट फेवरेट ये तरीका है, बाकी कोई भी तरीका से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब समझना है कि इसका मतलब क्या है। यहां पर साफ साफ ये बोला कि एन डिफरेंट थिंग्स है, उसमें से आपको आर का चुनाव करना और फिर अरेंज करना है। तो जब हम लोग इसको डिराइव करेंगे तो जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा फैक्टोरियल एन बटेड फैक्टोरियल एन माइनस आर। चलिए पता करते हैं ये कैसे होगा। उसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां, उसमें से किसी एक उंगली का चुनाव करना है, तो कितने तरीका से हो सकता है? ऑब्वियस है, हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं 1 2 3 4 5। तो इन 5 में से एक उंगली का चुनाव 5 वे में हो सकता है, तो 5 वे यहाँ स्टोर हो गई। अब कोई एक उंगली, कोई भी एक उंगली मान लीजिए कि 1 पर देख ले चुना जा चुका है और वापस आपको बचे हुए उंगली में से एक चुनना है, तो बचा हुआ 4 उंगली में से एक का चुनाव फिर 4 तरीका से हो सकता है। देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 वेज हो गया। मान लीजिए ये चुना गया, तो फिर बचे में से 3 का चुनाव 3 बार में, बचे में से 2 का चुनाव 2 बार में और बचे में से एक में से एक का चुनाव 1 बार में। अब है कि जब ये चुनाव हो गया कि अरेंजमेंट कैसा होगा। अरेंजमेंट तो अलग अलग होगा, यानी पहला उंगली और दूसरा उंगली एक कॉम्बिनेशन बना, पहला उंगली और तीसरा उंगली एक कॉम्बिनेशन बना। इस ढंग से हर एक उंगली के लिए वो 4 कॉम्बिनेशन होगा। तो हर एक 5 उंगली के लिए 5 × 4 होगा, उसी 5 × 4 में होगा, यानी हर एक का जो सिलेक्शन हुआ उसको आपस में मल्टीप्लाई करते तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट होगा। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे जो भी प्रॉब्लम है परमुटेशन से रिलेटेड उसको बनाने में मदद करेगा। मैं एक बार फिर से बताता हूं, जो सिलेक्शन हो चुका है, ध्यान से देखिए, सिलेक्शन में जैसे जैसे सिलेक्ट हो जाता है जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट रहता है या एलिमेंट का संख्या तो घटता चला जाता है। आपस में इसलिए मल्टीप्लाई करना है, ये पहले सिलेक्शन केस था, आपस में इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये एक नंबर है और उसका अरेंजमेंट जो है वो अलग डिजिट यानी नंबर को प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर 1 2 3 काउंट कर दे 1 ले और फिर इन सबको चुने तो 1 2 1 3 1 4 1 5 बनेगा। लेकिन अगर 2 चुनाव हो जाता और बाकी बचा होता तो 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे चुनाव होता। यानी हर एक के लिए बचा हुआ 4, तो हर एक 5 के लिए 4 का 5 × 4, लेकिन 2 का चुनाव के बाद 3 का है, फिर 2 का चुनाव कर लिए, यानी 1 2 को साथ में रख लिए तो फिर पॉसिबिलिटी होता 3 4 5 3 5 4 4 5 3 5 4 3। इस ढंग से टोटल के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था उसका इस्तेमाल करेंगे कि अगर एक काम कर रहे हैं और हर एक काम को परफॉर्म करने का जरूरत पड़ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ वेज प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ठीक उसी थ्योरी का इस्तेमाल करके सारा का सारा प्रोडक्ट हो गया और यही हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लोग को यहाँ अप्लाई करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि एक ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल है और उसमें 8 खाना बना हुआ है, 1 2 3 4। इस ढंग से हम लोग बढ़ते जाएंगे, नंबर दे देते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4, ये r-2 r-1 r, इस ढंग से खाना है। तो आपके पास टोटल n वेज है, तो पहला खाना को चुनने का यानी टोटल n में से एक को चुनने का जो तरीका होगा, यानी पहला अगर हम लोग जैसे हम लोग बताया था कि 5 उंगली है, एक उंगली चुनाव का तरीका पूरा का पूरा 5 उंगली यानी 5 वेज होता है। तो ठीक उसी ढंग से n डिफरेंट थिंग में से एक को चुनने का जो तरीका होगा वो n वेज होगा, यानी ये n वेज हो जाएगा। ये चुनाने के बाद जो टोटल ऑब्जेक्ट बच जाएगा n-1 होगा, यानी दूसरा ऑब्जेक्ट को चुनाने का तरीका जो होगा वो n-1 हो जाएगा। फिर उसी ढंग से तरीका n-2 n-3 और ये ढंग से चलता जाएगा। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, ये सीक्वेंस में कि अगर आर्बिट्री नंबर तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कितना घट चुका पहले, तो बहुत आसान है। आप ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ n था और पहली बार चुने तो डायरेक्ट आगे n, जब दूसरी बार चुने तो एक कम है, यानी 2 से 1 कम तो एक घट गया है।
3 से 1 कम 2 तो n-2 हो गया, 4 से 1 कम 3 तो n-3 हो गया। इसका मतलब है कि अगर r-2 टर्म है तो उससे एक कम होगा, तो r-2 में एक घटाएंगे तो r-2 -1 यानी r-3, तो यहाँ पर घटना है तो ये हो जाएगा n-r-3। इसी ढंग से r-1 में से एक घटना है तो एक घटेगा तो r-2 हो जाएगा, इसका मतलब n-r-2। ठीक इसी ढंग से यहाँ पर r-1 होगा तो ये होगा n-r-1। तो इस ढंग से इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका मतलब है जो NPR है वो हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2। इसी ढंग से हम लोग चलते जाएंगे n-r-3 n-r-2 n-r-1। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा n-r+1, यानी n से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा n-r+1। और अभी हम लोगों ने फैक्टोरियल के डिवीज़न में पढ़ा था कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-r। आपको याद होगा अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डिवाइड करते हैं इसको तो ये घटते हुए जाएगा और ये इंड करेगा इससे एक ज़्यादा। देखिए यहाँ पर इससे एक ज़्यादा है n-r+1। इस ढंग से हम लोग को फॉर्मूला रिजल्ट जो है स्टोर हो गया कि अगर परमुटेशन करें n डिफरेंट थिंग्स का r एट ए टाइम तो वो हो जाए फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n-। सेम अभी जो रिजल्ट पढ़ा है उसी के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे कि अगर n डिफरेंट थिंग में से n चीज़ को ले ले तो रिजल्ट क्या आएगा, तो उसके लिए हम लोग सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग एक ब्लॉक ले लेंगे, उसको n पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस बार, तो ऑब्वियस है नाम दे देते हैं इसका हम लोग n-2 n-1। हम लोग को निकालना है कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन n एट ए टाइम, यानी जितना चीज़ था सबको एक साथ ले लें। तो ठीक उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। पहला खाना को चुनने का जो तरीका होगा वो n तरीका होगा, दूसरा खाना को एक चुना जा चुका है इसलिए बचेगा n-1, इसी ढंग से n-2 और इस ढंग से चलता जाएगा n-3। तो ये जो आपका कन्वर्ट हो जाएगा तो लास्ट में अपने आप 3, 2, 1 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, इससे एक कम होगा तो n-2 n-3 और उसको n में घटाएंगे तो n-+3 और 3, तो 3, 2, 1। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन सारे वेज को प्रोडक्ट कर देंगे तभी टोटल नंबर ऑफ वेज आएगा। इसका मतलब है n-p-n इक्वल्स टू हो जाएगा n-1 n-2 n-3, इसी ढंग से 3, 2, 1, यानी n से डिसेंडिंग ऑर्डर 1 तक गया है तो फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग को दिख रहा है कि अगर n डिफरेंट थिंग्स है उसको साथ में ले लें तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल अरेंजमेंट होगा वो फैक्टोरियल n होगा। इन दोनों थ्योरी का इस्तेमाल करके हम लोग फैक्टोरियल 0 को भी डिफाइन कर सकते हैं, जो हम लोगों ने बोला था कि फैक्टोरियल 0 1 होता है। उसका प्रूफ रेट देखिए कैसे होगा। अगर हम लोग प्रीवियस रिजल्ट का इस्तेमाल करें तो रिजल्ट है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल, अगर इसको इस्तेमाल करें n-r। अब इसी r के जगह अगर हम लोग n पुट कर दे तो यहाँ पर भी n आ जाएगा। इसका रिजल्ट तो हम लोगों ने फैक्टोरियल n निकाला हुआ है, तो फैक्टोरियल n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n और ये फैक्टोरियल 0। इसका मतलब फैक्टोरियल 0 इक्वल्स टू फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n कट के आ जाएगा 1। और यही वजह है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू कोई डिफाइन नहीं होता है। लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करते हैं कि अगर निगेटिव फैक्टोरियल रहे तो उसका क्या मतलब है। निगेटिव फैक्टोरियल को समझने के लिए हम लोग थोड़ी देर के लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। NPR होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-r। अब हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए r के जगह n+k पुट करते हैं, जहाँ पर k कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऑब्वियस है n में कुछ भी मात्रा जोड़ेंगे तो वो n से बड़ा होगा। अब आपका सिचुएशन क्या हो गया कि 7 में से 8 चीज़ों को चुनना है, तो क्या पॉसिबिलिटी होगा? ऑब्वियस है 0 पॉसिबिलिटी होगा, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। ठीक इस कॉन्सेप्ट का भी हम इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम लोग n+k पुट करते हैं, तो जो इधर आएगा n+k इक्वल्स टू फैक्टोरियल n-k पुट करेंगे तो होगा -n-k। यहाँ पर अभी आप लोगों ने क्या देखा कि वो 0 होगा, जो मैंने बताया अभी कि 7 में से 8 चीज़ों को चुनना है, तो n में से n+k चीज़ों को चुनना है तो ऑब्वियस 0 होगा। इस साइड रिजल्ट बच गया फैक्टोरियल n और यहाँ बच गया फैक्टोरियल -k। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इसको 0 × 1 बटे फैक्टोरियल k × फैक्टोरियल n लिख सकते हैं।
फैक्टोरियल n तो जीरो नहीं होगा क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है, तो बचा कि ये पूरा पार्ट जीरो होगा। ये पूरा पार्ट अगर जीरो होता है तो इसका मतलब है ये जो होगा वो हो जाएगा 1/0, ये अनडिफाइंड। और वैसे भी हम लोगों ने बात किया था कि निगेटिव फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता है, और यहाँ से भी आया कि वो अनडिफाइंड होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बच्चों अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था कि n डिफरेंट थिंग्स रहे और उसमें से r चीज़ों को चुनना हो तो कितना पॉसिबल वेज होगा। लेकिन अगर दिए हुए n चीज़ों में से सारा का सारा ये डिफरेंट ना हो तो कुछ अलग एक जैसा हो तो क्या होगा, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट n थिंग्स taken r at a time where p of them are similar and are of one type, q of them are similar and are of second type, and r of them are similar and are of third type, and rest all are different। यानी कि n चीज़ तो लिया लेकिन उसमें से p चीज़ जो है वो एक जैसा है, q चीज़ जो वो एक जैसा है, r चीज़ जो एक जैसा और बाकी सब डिफरेंट है, तो रिक्वायर्ड परम्यूटेशन क्या होगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड परम्यूटेशन इस सिचुएशन का वो x है। तो अगर उस p एक जैसे चीज़ से को रिप्लेस कर देंगे p डिफरेंट थिंग्स से, तो p डिफरेंट थिंग्स आपस में कैसे अरेंज करेगा बच्चों, फैक्टोरियल p वेज में। इसका मतलब है जो हमारा ओरिजिनल x है जिसको परम्यूटेशन माने हैं वो रेज कर जाएगा उसका वेज x इंटू फैक्टोरियल p से। अगर बोर्ड पर देखें तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर परम्यूटेशन बी x। इफ वी रिप्लेस p alike यानी एक जैसे थिंग्स को विथ p डिफरेंट थिंग्स देन इट कुड बी अरेंज इन फैक्टोरियल p वेज, जिसके वजह से ड्यू टू दिस द रिक्वायर्ड परम्यूटेशन इंक्रीज बैक, जिसकी वजह से जो परम्यूटेशन है ऑब्वियस है एक जैसे चीज़ को हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ से रिप्लेस कर दिया तो इंक्रीज हो जाएगा x इंटू फैक्टोरियल p में। ठीक उसी ढंग से अगर q जो alike था उसको रिप्लेस कर दे q डिफरेंट थिंग से तो वो भी आपस में फैक्टोरियल q वे में होगा, और मल्टीप्लिकेशन रूल से जो अब नया परम्यूटेशन आएगा वो होगा x इंटू फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q। और फिर r जो डिफरेंट थिंग्स है जो alike थिंग्स है उसको भी डिफरेंट थिंग्स अरेंज कर दे तो वो आपस में फैक्टोरियल r वे में होगा। तो जो न्यू परम्यूटेशन होगा मल्टीप्लिकेशन रूल से हो जाएगा x इंटू फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, तो वो लिख दिया। अगर सारा का सारा प्रीवियस की तरह n डिफरेंट थिंग्स होता तो वो आपस में कैसे अरेंज होता है वो हम लोगों ने निकालना है फैक्टोरियल n वे में। और यहाँ पर जब p भी अलग q भी अलग r भी अलग और रेस्ट भी अलग तो इसका मतलब सब अलग, तो फैक्टोरियल n होगा तो दोनों बराबर होगा। तो ठीक यहाँ से फैक्टोरियल n जो है वो बराबर हो गया। यहाँ बार बार ध्यान देना बच्चों, जो शब्द है थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा है लेकिन अगर कंसंट्रेट करके सुनोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि दोनों रिजल्ट सेम आएगा, तो x बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। इस ढंग से हम लोग को एक थ्योरम आ गया कि अगर कभी भी अरेंजमेंट करना हो जिसमें alike हो तो सबसे पहले मानेंगे कि जितना चीज़ है वो डिफरेंट है तो उसका अरेंजमेंट फैक्टोरियल n वे में होगा, फिर जितना चीज़ alike है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड परम्यूटेशन होगा। चलिए हम लोग इसी ढंग से दूसरे थ्योरी को देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सर्कुलर अरेंजमेंट। ये लीनियर अरेंजमेंट की तरह ही होता है लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है। एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो कि चार ऑब्जेक्ट लिए हुए ए बी सी डी और वो सर्किल में रिप्रेजेंट कर रहे हो। देखो ए बी सी डी है, मैंने अंगूठा की तरफ ए को रखा और इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दिया बच्चों, तो ए किधर चल जाएगा बी के प्लेस पर। देखो यहाँ बी के प्लेस पे चला गया तो पूरा का पूरा रोटेट हो जाएगा, तो ए बी सी डी हो जाएगा। फिर इसको पकड़ के मैंने ऐसे रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कहाँ चला जाएगा, ए यहाँ चला जाएगा, तो ए बी सी डी ऐसा हो गया। फिर इसको इस ढंग से करके ऐसे रोटेट कर दिया तो ए बी सी डी ऐसा हो गया। लेकिन बच्चों का ध्यान से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज के अनुसार उसका पोजीशन नहीं बदला। कैसे, ए के बगल में एंटी क्लॉकवाइज में बी था और इसमें भी ए के बगल में बी ही है, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं बदल रहा है, यानी चारों चीज़ एक जैसा ही है। लेकिन बच्चों इसी को अगर लीनियर अरेंजमेंट में करके देखोगे तो कुछ और सीन नजर आएगा तुम्हें। ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी लिख दिया, फिर यहाँ से डी ए बी सी और उसके यहाँ से सी डी ए बी और बी सी डी ए। ये चारों अरेंजमेंट बच्चों लीनियर अरेंजमेंट में देखोगे तो चारों अलग अलग होगा। यहाँ देखो डी से इंड करता है, डी को अगर ओरिजिनल में पढ़े जाओगे तो सी से इंड करेगा, सी को इधर ले आओगे फर्स्ट में और फिर बी बचेगा, बी को इधर ले आओगे, तो सारा अरेंजमेंट अलग अलग है। यहाँ क्या देख रहे हो बच्चे, यहाँ बहुत अच्छे से समझना मेरी बातों को। चार ऑब्जेक्ट जो चार पोजीशन पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखा हुआ हूँ सर्कुलर अरेंजमेंट में, वो एक ही अरेंजमेंट काउंट होगा। उस एक अरेंजमेंट के लिए टोटल चार लीनियर अरेंजमेंट पॉसिबल होगा। इसका मतलब है कि ये चार लीनियर अरेंजमेंट क्या हुआ, जितना ऑब्जेक्ट सर्कुलर अरेंजमेंट में था। इसका मतलब है अगर n ऑब्जेक्ट
डिफरेंट ऑब्जेक्ट लें सर्कुलर अरेंजमेंट में, तो उसके लिए n टाइम्स लीनियर अरेंजमेंट होगा। उसी बात को बच्चों मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इफ देयर आर 4 थिंग्स इन द सर्कुलर अरेंजमेंट देन नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू 4, जो हम लोगों ने देखा। इसका मतलब इसी सीक्वेंस को अगर बढ़ाएं कि अगर n डिफरेंट सर्कुलर अरेंजमेंट ले लें ऑब्जेक्ट का, तो इसका मतलब उसके लिए जो लीनियर अरेंजमेंट होगा वो n होगा। इसका मतलब है कि जो पॉसिबल लीनियर अरेंजमेंट होगा n डिफरेंट थिंग्स का, वो n टाइम्स होगा सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स के लिए। अब n को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो इसका मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स वो हो जाएगा नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स डिवाइडेड बाय n। और बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि n डिफरेंट थिंग्स का अगर लीनियर अरेंजमेंट करेंगे तो फैक्टोरियल n होता है, तो फैक्टोरियल n n से डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल n-1 होगा। ये तो फॉर्मूला निकल गया। एक और प्रॉब्लम होता है बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या कहा था कि n डिफरेंट थिंग्स होना चाहिए, लेकिन कभी कभी सर्कुलर अरेंजमेंट में भी ऐसा होता है कि n डिफरेंट थिंग्स नहीं होता है। जैसे सपोज करो कि हम लोग माला के बारे में बात करते हैं, फूलों की माला अलग अलग कलर का, तो अगर आप एक एग्जाम्पल से देखो, अगर ए बी के बगल में तो एंटी क्लॉकवाइज में बी के बगल में है, और अगर क्लॉकवाइज है तो अलग है, तो ये दोनों केस अलग अलग है। ये सब इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जब पॉसिबल अरेंजमेंट लेंगे तो क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज लेना, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले करके ये रिजल्ट है। लेकिन जब हम माला के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ग्रीन के बगल में अगर येलो रहे इधर से या इधर से, वो एक ही तरह का अरेंजमेंट होगा, कोई अलग अरेंजमेंट नहीं होगा, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिलकर एक हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, हम लोग सारे अरेंजमेंट को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बच्चों ध्यान में रखना कि जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का केस होगा n डिफरेंट थिंग्स का, तो डायरेक्ट ही इस्तेमाल करें, लेकिन वो n डिफरेंट थिंग्स ना हो, माला जैसा कोई केस हो जिसमें आप खुद से देख लेना कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक जैसा, तो 2 से डिवाइड कर देना। चलो बच्चों हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, जो थ्योरी पढ़ी है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है इफ़ n p4 = 360 फाइंड n। जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा सिंपली उसी ढंग से हम लोग उसको एक्सपेंड करेंगे। फैक्टोरियल n-r, r के जगह 4 है, 4 लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने फैक्टोरियल का डिवीजन पढ़ा था कि अगर डिवाइड करेंगे तो ये एक्सपेंड करें कहाँ तक, इससे एक ज़्यादा, तो n-4 से एक ज़्यादा बच्चों क्या हो जाएगा, n-4 + 1 यानी n-3 तक। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में n × n-1, n-2, n-3 तक जाएगा। अब 360 को हम लोग इस ढंग से एक्सपेंड करेंगे बच्चों कि इधर जितना टर्म है, जैसे 1 2 3 4 है तो इधर भी 4 है, इधर डिसेंडिंग है तो इधर भी डिसेंडिंग हो। दूसरे लाइन में समझ जाओगे बच्चों, जैसे n × n-1, n-2, n-3 है, तो यहाँ पर से 6 और 5 की जगह 6 - 1, 4 की जगह 6 - 2, 3 की जगह 6 - 3। देखो सेम सीक्वेंस में हो गया LHS RHS में। तो इक्वालिटी के नियम से हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर n = 6 पुट करेंगे इसमें तभी LHS RHS बराबर होगा, इसका मतलब n = 6 आंसर हो गया। चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को अगर देखें तो सेकंड क्वेश्चन में है इफ़ 2n + 1 परम्यूटेशन ऑफ n-1 is 2n - 1 pn = 3:5। इसमें सिंपली हम लोग फॉर्मूला पुटअप करेंगे और कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और कुछ भी नहीं करना है। तो जो दिया हुआ था NPR का फॉर्मूला होता था फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-r, तो जो ऊपर था उसका फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस, तो घटाएंगे तो 2n + 1 - n + 1 हो जाएगा। उसी ढंग से 2n - 1 और फिर घटाएंगे तो 2n - 1 - n हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, इसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स करने के बाद चूँकि इस 2 है तो मल्टीप्लाई हो तो रिवर्स हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि 2n - 1 और 2n + 1 में कौन बड़ा है, 2n + 1 है, तो इसको बाहर निकालें ताकि 2n - 1 तक पहुंच जाए। तो 2n + 1 बाहर निकालें तो 2n बचेगा, क्योंकि एक घटता, मैंने बताया था कि अगर फैक्टोरियल से बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर एक डिजिट कम हो जाता है। तो 2n + 1 से एक कम 2n होगा, फिर 2n को भी निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर 2n - 1 होगा, उसको ऐसे ही रहने देंगे। उसी ढंग से n + 2 n-1 में कौन बड़ा है, n + 2, तो n + 2 बाहर निकालेंगे तो n + 1 होगा, फिर n + 1 भी बाहर निकालेंगे तो n होगा, n भी बाहर निकालेंगे तो n-1 होगा। हम लोग को ये ध्यान रखना है इस तरह के कैलकुलेशन में कि जो बड़ा है उसी को फैक्टोरियल के बाहर निकल ले जाए और तब तक ले जाए जो कटने वाला टर्म ना आ जाए। जैसे n-1 था तो पूरा एक्सपेंड करने की जगह आप n-1 तक ले जा सकते हैं। उसके बाद जो फैक्टोरियल था ये कट गया और यहाँ से n कट गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद रीअरेंजमेंट, उसके बाद फिर मिड टर्म फैक्टराइजेशन, और इस ढंग से n का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4 और -1/3। अब है कि अगर n = -1/3 हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ n - 1 नेगेटिव आता है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था
कि निगेटिव ऑफ द फैक्टोरियल जो होता है वो अनडिफाइन होता है। इसका मतलब n बराबर -1/3 नहीं होगा, इसका मतलब n बराबर 4 होगा। इस ढंग से ये क्वेश्चन हो गया। चलो बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो थर्ड क्वेश्चन जो है सिंपल है, इसको दो तरीका से बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। यानी सारा डिजिट अलग अलग है और कोई भी एक डिजिट दो बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, तब 4 डिजिट चुनेंगे तो कितना नंबर बन सकता है 4 डिजिट का। देखो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल में, जब प्रूवलेट किया था NPR का, सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ब्लॉक लेंगे जिसमें 4 खाना बना हुआ हो, 1 2 3 4। तो 5 में से एक चीज़ों का चुनाव कितने तरीका से हो सकता है बच्चों, 5 तरीका से, दूसरे का 4 तरीका से, तीसरे का 3 तरीका से और दूसरे का चौथे का 2 तरीका से। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं, यानी जो डिजिट ले लिए वो दोबारा नहीं हो सकता है। यह ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा जब रिपीटेशन अलाउड होगा, तो वैसा केस में अगर 1 यहाँ आ गया तो 1 हर जगह आ सकता है, तो वैसे केस में 5 वेज 5 वेज 5 वेज 5 वेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा 4 × 3 × 2 यानी 10 40 120 हो गया आंसर। अब इसी को हम लोग थ्योरी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो तो 5 में से 4 चीज़ों को चुनना उसी का बनेगा। और हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 5 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो होगा 5p4। तो रूल लगाएंगे तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 - 4 यानी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 यानी क्या आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी रिजल्ट 120 आ गया। इस ढंग से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान से अंत तक देखना बच्चों, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न का इस्तेमाल होता जाएगा और जो थ्योरी में पढ़ा उससे कहीं ज़्यादा आप लर्न करोगे। फोर्थ क्वेश्चन में देखें बच्चों, तो फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 300 and 3000 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 and 5 इफ रिपीटेशन डिजिट आर नॉट अलाउड। इस क्वेश्चन बच्चों डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, थोड़ा सा ये ध्यान भी देना होगा कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग प्रीवियस थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे जो हम लोगों ने प्रूवलेट किया था 300 मतलब 3 खाना वाला, तो 3 ब्रैकेट बना दिया, और 4 तो 4 खाना वाला तो 4 बना दिया। अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों, आपके पास डिजिट है 5 0 1 2 3 4, लेकिन नंबर बनाना है बिटवीन 300 and 3000 मतलब 300 इंक्लूड नहीं होगा। वैसे भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 2 0 तो आएगा नहीं। अब खुद ही सोचो, इसमें आप 5 तरीका से नहीं चुन सकते क्योंकि यहाँ पर 0 1 2 का चुनाव नहीं हो सकता। अगर 0 से चालू होगा तो 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, और 1 2 से चुनाव चालू होगा तो वो 300 से छोटा हो जाए, जबकि हम लोग को 300 से बड़ा लेना है। इसलिए यहाँ पर 3 4 और 5 भी हो सकता है, यानी 3 वेज है डिजिट चुनने का। जब यहाँ चुना चला गया तब कोई बाउंड्री नहीं है बच्चों, क्योंकि कुछ भी लोगे 0 तो 2 बार रिपीट कर नहीं सकते हो, तो एक बार 0 लोगे तो दूसरा 1 2 3 4 लेना होता है, ऑब्वियसली 300 से वो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इसको चुनने के बाद आप स्वतंत्र हो। अब यहाँ ध्यान देना 3 वेज मैंने लिखा हुआ है, लेकिन डिजिट कौन सा चुनाएगा, 3 4 और 5 में से एक ही डिजिट चुनाएगा। यानी जो आपके पास 6 डिजिट है 0 1 2 3 4 5, उसमें से एक डिजिट चुना जा चुका है, यानी आपके पास 5 ही डिजिट बचा हुआ है। इसका मतलब आप इसको 5 वेज में चुन सकते हो, तो बचा हुआ 4 वेज में। इसका मतलब 3 डिजिट चुनने का जो तरीका होगा आपका वो इतना हो जाएगा, कितना हो गया 60 हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 4 डिजिट में। 4 डिजिट में बैरियर क्या है, 3000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो, अगर यहाँ पर 3 4 5 आ गया तो 3 4 5 जैसे आ जाएगा 3 भी आएगा, तो कोई ना कोई डिजिट तो 0 1 लेना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा 3000 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग 3 भी नहीं लेंगे, 4 भी नहीं लेंगे, 5 भी नहीं लेंगे। इसका मतलब यहाँ क्या होगा 0 1 2 में से कोई होगा, लेकिन 0 से नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि 0 से चालू होगा तो 4 डिजिट नंबर ही नहीं होगा। इसका मतलब है इस खाना में जो चुनाव होगा वो सिर्फ 1 2 का हो, यानी टोटल 2 वेज ही बच गया। जब 2 वेज बच गया हो गया बच्चों, तो इसका मतलब है ये 6 डिजिट में से एक डिजिट का चुनाव हो चुका है।
जब एक का चुना हो गया तो बच्चों कितना बचेगा, 5 डिजिट बचेगा। इसका मतलब है इसको हम लोग 5 वेज में भर सकते हैं, इसको 4 वेज में, इसको 3 वेज में। इसका मतलब 4 डिजिट बनने का जो टोटल तरीका होगा वो हो जाएगा इतना, कितना हो गया ये 120 हो गया, यानी 3 डिजिट का 60 हो गया और 4 डिजिट 20 हो गया। वहाँ क्या बोला था 300 3000 के बीच में कितना संख्या बनता है। इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 60 + 120 180 हो गया। इसी ढंग से ध्यान से बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को 1 बाय 1 क्रैक करोगे, बहुत भारी नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है How many positive numbers can be found by using any number of digits 0, 1, 2, 3 and 4, no digit being repeated in any number। अब बच्चों आप बोलोगे कि एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार क्यों बता रहे हो सर। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो तो शब्द में थोड़ा अंतर है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि कितना नंबर ऑफ डिजिट होगा, 1 डिजिट का होगा, 2 डिजिट का होगा, कि 3 का होगा, कि 4 का होगा। सिर्फ बता दिया इतना डिजिट है और पॉजिटिव नंबर बनाना है। तो हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि नंबर 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, क्योंकि टोटल 5 ही डिजिट दिया हुआ है। तो यानी 1 बाय 1 हम लोग सारा डिजिट का नंबर निकालेंगे, फिर आपस में जोड़ेंगे तब रिजल्ट निकलेगा। और अब जो करेंगे अब वो प्रीवियस नॉलेज के अनुसार ही है। यानी 1 डिजिट का है तो यहाँ पर ध्यान देना पॉजिटिव नंबर हो, 0 नॉन निगेटिव होता है, यानी ना तो ये पॉजिटिव में काउंट होता है ना तो निगेटिव में काउंट होता है। इसलिए 1 डिजिट का सिर्फ 4 ही वेज हो सकता है, यानी 4 ही डिजिट हो सकता है। तो अगर हम लोग P1 मान लें कि P1 अरेंजमेंट हो सकता है इसका, तो 4 हो गया इसमें। अब 2 डिजिट का तो 0 छोड़ करके ये 4 तरीका से चुना जा सकता है, और दूसरा वाला 0 इंक्लूड करके 4 तरीका से चुना जा सकता है। तो टोटल 16 वेज है, यानी आप प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। फिर 3 डिजिट का है तो ऑब्वियस है 0 यहाँ नहीं होगा, तो बचा हुआ डिजिट 4 है। फिर 1 डिजिट चुनने के बाद जो बचा हुआ रहेगा 4 है, फिर 2 डिजिट चुनने की वजह से 3 ही बचेगा, तो 3 तरीका से होगा। इस ढंग से टोटल हो जाएगा 48 वेज। इसी ढंग से अगर 4 डिजिट करें तो 4 वेज, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, यानी टोटल 96 वेज होगा। और 5 डिजिट का भी करें तो पहला डिजिट 4 ही तरीका से चुन सकते हैं, क्योंकि 0 कहीं नहीं काउंट होगा। तो यहाँ पर इस ढंग से 4 × 4 × 3 × ये भी 96 पर, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसलिए बच्चों कोई भी क्वेश्चन रहे उसके शब्दों पर जरूर ध्यान देना है। चलो हम लोग देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। अगर 7th क्वेश्चन में देखें बच्चों तो 7th क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1, 2 and 3। तो नंबर बनाना तो आसान है, लेकिन ये बोल रहा है कि उसका सम में निकालना है। अभी तक हम लोग जो करते थे फॉर्मूला से या बेसिक थ्योरी से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते थे कि कितना नंबर बन सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अभी इस क्वेश्चन में 3 ही डिजिट लिए हैं। इसके थ्रू हम लोग थ्योरी डेवलप करेंगे ताकि आगे 4 डिजिट 5 डिजिट का भी रहे तो बिना एक्सपेंड किए कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे 3 डिजिट है तो 3 डिजिट से कितना पॉसिबल 3 डिजिट नंबर हो सकता है वो मैंने लिख दिया है। तो 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1। उसके बाद उसको बेसिक तरीका से मैंने इसे एक्सपेंड किया है। जैसे 1 2 3 है तो 1 × 100 + 2 × 10 + 3 × 1, उसी ढंग से सबको एक्सपेंड किया। फिर 1 बाय 1 ऐड करना है, तो यूनिट प्लेस पे ऐड करेंगे तो 3 + 2 + 3 + 1 + 2 + 1 12 होगा। वो चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। 1 कॉमन ले लिया है, सारा चीज़ डिजिट आ गया है। फिर 10 कॉमन लिया, इसमें स्टोर हो गया है। 100 कॉमन इसमें स्टोर हो गया। सबको जोड़ते हैं तो सब में 12 आता है और इस ढंग से ऐड करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि 3 डिजिट का आसानी से बना लिए, लेकिन क्या 4 डिजिट का होगा तो 5 डिजिट का तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने थ्योरी डेवलप किया। क्या यहाँ हम देखते हैं कि जो भी 3 डिजिट या 4 डिजिट जो भी रहे, यहाँ पर जब एक्सपेंशन करेंगे तो जैसे 4 डिजिट का 1000 होगा, तो यहाँ पर सबका सम 1 बराबर आता है। वो क्या आता है, तो उसको पता करने के लिए अगर ये पता चल जाए किसी ढंग से कि ये सम क्या है बिना ये लिखे तो आसानी से बन जाएगा। तो हम लोगों ने ये थ्योरी डेवलप किया और ये देखा कि नंबर ऑफ नंबर फॉर्म्ड, यानी इन 3 डिजिट से अगर हम लोग फाइंड आउट करते तो कितना नंबर बन सकता था। फैक्टोरियल 3 यानी 6 नंबर बन सकता था, तो यहाँ 6 स्टोर होगा। नंबर ऑफ डिजिट, कितना डिजिट यहाँ पर 3 है, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। उसके बाद इन तीनों डिजिट को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6, और 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस ढंग से अगर एक बार पता चल जाए 12 है तो सीधे 12 × 100 + 12 × 10 × 12 × 1 करेंगे। अगर इसी ढंग से अगर हम बात करें 4 डिजिट की, तो 4 डिजिट में हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 होता है, तो इसके नियम के अनुसार क्या होता है, 4 डिजिट आपस में जो अरेंज होता है फैक्टोरियल 4 वेज में होता है, यानी 4 × 3 × 2 × 1।
यानी यहाँ पर स्टोर होता तो कितना हो जाता, 24 हो जाता। उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट, तो कितना डिजिट होता, 4 डिजिट में 4 होता, और अगर चारों डिजिट को जोड़ देते तो कितना होता, तो 6 और 4 10 हो जाता। तो यहाँ कितना हो जाता है, ये 6 यानी 60। इसका मतलब है अगर यही क्वेश्चन में 4 डिजिट नंबर का सम बोलता तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड सम होता वो हो जाता 60 इंटू 1000, क्योंकि 4 डिजिट है, फिर 60 इंटू 100, फिर 60 इंटू 10 और फिर 60 इंटू 1। इस ढंग से आसानी से हम लोग अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इतना नहीं करना होगा कि आप सबको लिखोगे, ये तो फॉर्मूला डेवलप करने के लिए मैंने लिख दिया, लेकिन आपको इतना नहीं करना है कि सबका 1 बाय 1, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट रहेगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है, उतना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इसी थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन में देखें बच्चों, तो क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज 3 prizes कैन बी गिवन अवे टू 7 बॉयज व्हेन ईच बॉय इज एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द प्राइजेस। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे ये कहा गया कि 3 प्राइजेस है और 7 बॉयज है, तो आप खुद ही दिमाग लगाओ, ये एक प्राइज किसी भी 7 व्यक्ति के पास जा सकता है, लेकिन सातों का सातों बॉय एक प्राइज को, उसी एक प्राइज को, सिंगल प्राइज को नहीं ले सकता है। इसका सीधा सा मतलब है ये जस्ट लाइक ये हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है 7 चीज़ को, जब रिपीटेशन अलाउड है किसमें, 3 चीज़ों में। तो अगर आप बोर्ड पर देखें तो प्राइज को अगर 3 खाना में बांटे और बॉयज़ को 7 खाना में, तो ऑब्वियस है ये तो संभव है नहीं। तो यहाँ पर पहला प्राइज 7 बॉयज़ के पास जा सकता है 7 वेज में, सेकंड प्राइज भी 7 बॉय के पास जा सकता है 7 वेज में, और थर्ड भी 7 वे में जा सकता है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेजेस 7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ पर इसलिए भी ये एप्लीकेबल हो रहा है क्योंकि ये कहीं नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में कि किसी पर्टिकुलर बॉय को 0 प्राइज मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस ढंग से हम लोग करते हैं। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप थोड़ा रुकेंगे, सोचेंगे और उसके बाद परफॉर्म करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन 9th क्वेश्चन को देखें बच्चों। तो 9th क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4 व्हेन रिपीटेशन और डिजिट बीइंग अलाउड। यहाँ पर सेम क्वेश्चन जो हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है। तो इसका भी बनाने का तरीका वैसा ही होगा। सबसे पहले चूंकि 4 डिजिट नंबर है तो हम लोग खाना बनाएंगे 4 डिजिट का, और पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना। अब है 1000 से बड़ा होना चाहिए और 4000 से बराबर या छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अगर 1 2 3 दे, 0 से तो स्टार्ट हो नहीं सकता है, तो 3 वेज होगा। तो कोई भी डिजिट इस्तेमाल हो जाए, दूसरा बार जब भरने आता तो वहाँ क्या होता था, उस डिजिट को छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ रिपीटेशन है तो वो भी डिजिट इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पर 3 वेज, और यहाँ पर पाँचों डिजिट रह सकते हैं, फिर यहाँ पर पाँचों डिजिट ले सकते हैं, यहाँ भी पाँचों डिजिट, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज होगा 3 वेज 5 वेज 5 वेज 5 वेज। तो जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 375। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब वापस अगर यहाँ पर पहला खाना में 4 लेंगे तो 0 0 0 हो सकता है 4000 में, लेकिन वहाँ बोला नॉट ग्रेटर देन 4000, यानी 4000 से बड़ा नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पर कोई और डिजिट नहीं लेंगे, लेकिन 4000 के बराबर तो हो सकता है। तो यहाँ पर 4 लेंगे तो 0 0 लेना, यानी ये सिर्फ एक ही वेज होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, नॉट ग्रेटर देन 1000। इसमें क्या ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ 1 हो और 000 आ चुका हो, यानी इसमें 1000 काउंट हो गया होगा, लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए, यानी एक केस और बनेगा जहां 1 और 000 हो 1 वेज, ये इंक्लूडेड नहीं होगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज होगा ये पूरा का पूरा, ये एक वेज, और चूंकि इसमें ये इंक्लूड हो चुका है इसलिए माइनस कर देंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज 375 होगा। तो रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, अगर 10th क्वेश्चन देखें बच्चों, तो 10th क्वेश्चन में है ए लाइब्रेरी हैज 2 बुक्स ईच हैविंग 3 कॉपीज एंड अदर 3 other books each having 2 copies. In how many ways can all these books be arranged in a shelf so that copies of the same book are not separated? क्वेश्चन काफ़ी लेंथी लग रहा है, लेकिन अगर सिंपलेस्ट वे में देखें तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए मैंने बोर्ड पर बना दिया है। 2 बुक पहले बोला है, ए और बी मान लेते हैं उसको, उसमें बोला 2 बुक है, हर एक का 3 कॉपी, तो इसका भी 3 कॉपी, इसका भी 3 कॉपी। फिर बोला 3 और बुक है, सी डी ई है, इसका भी 2 कॉपी, इसका भी 2 कॉपी, इसका भी 2 कॉपी है। इसको अरेंज करना है किसी सेल्फ में, जैसे बुक सेल्फ में हम लोग अरेंज करते हैं। अब है कि एक तरह का किताब नहीं आना चाहिए, तो आप क्या कीजिए, उसमें बंडल को धागा से बांध दीजिए, यानी बंडल बना दीजिए उसको, सिंपल सा बात। तो बंडल जब बना दीजिएगा
तो ये एक बंडल बन जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 5 ही बंडल होगा और 5 बंडल को आपस में फैक्टोरियल 5 वेज में अरेंज कर सकते हैं हम लोग, तो फैक्टोरियल 5 वेज जवाब हो जाएगा। अब बात है कि इस बंडल में आपस में कैसे अरेंज होगा, तो इस बंडल में जैसे 3 का बंडल है तो ये आपस में तो अरेंज हो सकता है ना फैक्टोरियल 3 में, लेकिन चूंकि सेम है, सेम बुक है, इसलिए अगर आगे पीछे भी करेंगे तो भी एक ही जैसा होगा, क्योंकि 3 कॉपी एक जैसा है। इसका मतलब है आपस में जो अरेंजमेंट होगा 1 होगा, यानी इसका भी आपस में अरेंजमेंट 1 हुआ, इसका भी आपस में 1 हुआ, इसका भी आपस में 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, यानी सारा का आपस में अरेंजमेंट 1 है और वो 5 कॉपीज के रूप में ही आपस में अरेंज होता है। इसका मतलब आंसर फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन भले ही देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन काफी आसान था, इसलिए इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा। 11th क्वेश्चन में देखो बच्चों, तो एक और नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन फिर से बहुत ईजी है। और क्वेश्चन में पढ़ो तो इन हाउ मेनी वेज कैन 10 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज सो दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर, यानी 10 क्वेश्चन है और बेस्ट और वर्स्ट को साथ में नहीं आना है, कितना पॉसिबल हो सकता है। पहले सोचो कि कोई कंडीशन नहीं, 10 क्वेश्चन है, दोनों 10 का 10 अलग है, तो आपस में अरेंज कैसे होगा? ऑब्वियस है, आपने पढ़ के आया अभी तक, फैक्टोरियल 10 वेज होगा। अब थोड़ा देर के लिए मान लो कि वो बेस्ट और वर्स्ट बहुत गहरे दोस्त है, तो उन दोनों को साथ में जोड़ी बना दो, तो जोड़ी बना दोगे और उसको एक बना दोगे, तो अब टोटल कितने बच जाएंगे आप खुद ही देख लो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, इन दोनों का जोड़ी बना दो, तो अब टोटल ये दोनों एक हो गए, तो टोटल जोड़ करके तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो 9 आपस में अरेंज कैसे होंगे? फैक्टोरियल 9 वेज में। इस फैक्टोरियल 9 वेज में हर जगह ये 2 3 आपस में सेम रहेगा, और ये आपस में कैसे अरेंज हो सकता है? बेस्ट आगे वर्स्ट पीछे, वर्स्ट आगे बेस्ट पीछे, यानी दोनों आपस में 2 वेज में, यानी फैक्टोरियल 2 वे में अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर इन दोनों को ग्रुप बना लिया जाए तो ये आपस में अरेंज हो सकते हैं फैक्टोरियल 9 टू फैक्टोरियल 2 वेज में। ये वह वेज है जिसमें ये दोनों साथ में रहेंगे। तो एक काम करो ना, जब कोई कंडीशन नहीं था, टोटल वेज निकला, तो उसमें घटा लो, तो जो बच जाएगा उसमें वो दोनों साथ में नहीं होगा, सिंपल बात है। तो इसमें आप इसको घटा लो, फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2, कैलकुलेशन कर लो 10 इंटू फैक्टोरियल 9, और ये घटेगा तो 2 इंटू 9, तो 10 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 9, इसका मतलब 8 इंटू फैक्टोरियल 9, ये आंसर निकल गया। फैक्टोरियल 9 को आप एक्सपेंड कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। तो 12th क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट देयर आर 3 गर्ल्स, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे बी अरेंज्ड इन अ रो सच दैट नो 2 ऑफ द 3 गर्ल्स आर कंसेक्यूटिव। यहाँ पर कंडीशन दिया होगा तीनों में से कोई भी 2 गर्ल्स भी आपस में पास में नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 3 गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाए 10 माइनस 3 7, उन सारे बॉयज को एक रो में बैठा देते हैं। चलो बैठा के देखते हैं क्या होता है। अगर सातों बॉयज को अगर एक रो में बैठा दो तो देखोगे कि 8 वेज ऐसा बच जाता है। यहां देखो 2 3 4 5 6 7 8, जहां पर अगर गर्ल्स को पुट अप कर दो तो कभी भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आएंगे, उन सब के बीच में हमेशा कोई ना कोई बॉयज रहेगा। इसका मतलब है ये क्वेश्चन अब हो गया कि इस 8 प्लेस में से 3 प्लेस में अरेंज करना यानी चुनना है। तो 8 प्लेस में से गर्ल्स के लिए अगर 3 प्लेस चुन के अरेंज करेंगे, पहले सेलेक्ट फिर अरेंज, तो परम्यूटेशन केस हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 8 डिफरेंट थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम हो गया, ये हो गया। और आपस में ये बॉयज भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो ये फैक्टोरियल 7 में भी अरेंज हो सकते हैं। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो गया इस क्वेश्चन का, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन का, वो हो जाएगा 8 P3 7। उसके बाद तो आपको सिर्फ सॉल्व करना है, वो तो आप पढ़ के आए हो। तो 8 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 5 लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना। इधर से ये क्वेश्चन बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम 13th क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 13th क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 इंडियंस एंड 5 इंग्लिशमैन बी सीटेड अलोंग अ सर्किल सो दैट दे आर अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक होना चाहिए। चूंकि ये सर्किल पर ये सर्कुलर परम्यूटेशन क्वेश्चन, और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर n डिफरेंट थिंग्स को सर्कुलर पाथ में रखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा फैक्टर n-1, जहां पर n डिफरेंट होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 5 इंडियंस है या 5 इंग्लिश में किसी को भी पहले रख देंगे, तो 5 इंडियंस को रख दिए 1 2 3 4 5।
तो ऑब्वियस है जो सर्कुलर परम्यूटेशन से जो नियम है वो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 - 1 इन फैक्टोरियल 4 वेज में ये सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंज हो सकता है। लेकिन अरेंज होने के बाद ये 5 ऐसा जगह क्रिएट करता है, ये देखिए क्रॉस से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जहां पर अगर इंग्लिश मैन को रखे तो कभी भी कोई इंडियंस और इंग्लिश मैन साथ में नहीं रहेगा, यानी अल्टरनेट होगा। तो ये जस्ट लाइक हो गया। अब ये सर्कुलर परम्यूटेशन क्वेश्चन नहीं हुआ, ये नॉर्मल का हो गया कि 5 चीजों में से 5 का चुनाव करना है। तो कितने बार में होता है? फैक्टोरियल 5 वेज में होता है। इसका मतलब इस 5 प्लेस में 5 इंग्लिशमैन को फैक्टोरियल 5 वेज में रखा जा सकता है और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन रूल से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ढंग से ये रिजल्ट निकल गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अगर 14 क्वेश्चन को देखें बच्चों, तो 14 क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच एंड डिफरेंट बीट्स कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म ए नेकलेस। अब सिंपल है, नेकलेस बना रहे हैं तो वो राउंड शेप का होगा, इसका मतलब ये सर्कुलर परम्यूटेशन का केस हो गया। और चूंकि एन बीट्स है और वो अलाइक है, तो अगर डिफरेंट बीट्स होता तो उसका अरेंजमेंट सर्कुलर परम्यूटेशन फैक्टर n-1 होता। चूंकि ये बीट्स एक तरह का, इसलिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ही तरह से अपीयर होगा। इसका मतलब जो टोटल अरेंजमेंट उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी जो थ्योरी पढ़ा था उसी के अनुसार जो टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा सिंपली n-1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर इस वीडियो के दौरान कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके अनुसार मुझे बताने चाहिए थे लेकिन मैंने नहीं बताए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे अपलोड कर दूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन पर प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इनसे बेनिफिटेड हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून विद मी।